हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज के अपने इस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का जितना बेसिक होगा उसको मैं आपको कराऊंगा, साथ साथ में पॉलिनोमियल के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के ग्राफ करेंगे, ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो में आपको इन सभी चैप्टर्स का जो पॉलिनोमियल पूरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो करा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियोस। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सबसे पहले तो आप कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके पास भी जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है उनको जैसे नहीं समझ में आता है तो इसको देख लेंगे तो उनका पूरा पॉलिनोमियल बिल्कुल जीरो से कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पहले उसकी बात करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, क्या हो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उनको चार साइन जैसे प्लस या मल्टीप्लाई या माइनस एंड या डिवाइड, इन चार साइन का यूज करके लिख दिया जाए, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपने देखा कि हमने लिखा 3 इंटू एक्स, तो आपको पता है कि ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सप्रेशन। क्या बन गया बेटा? एक्सप्रेशन। आप मल्टीप्लाई में लिखे, आपने ऐसे लिखा x डिवाइडेड बाई 2, तो भी ये क्या है, ये भी एक्सप्रेशन थी और ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। आप इसको भी एक्सप्रेशन बोलेंगे और इसको भी एक्सप्रेशन बोलेंगे। आपने लिखा x माइनस 4, तो भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल लिखी बेटा, क्या लिखी है, एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। और इसको आप लीनियर एक्सप्रेशन भी बोलेंगे, अभी टाइप्स कराएंगे एक्सप्रेशन की। उसके बाद इसमें वन वेरिएबल है, जैसे आपने लिखा बेटा x प्लस 2y, तो ये भी क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन। तो आप इन चार साइन का यूज करके जब वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं तो वो बन जाती है आपकी क्या, वो बन जाती है आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब आगे हमको समझते हैं, अब आपको आगे समझना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है। अब आपने उसको समझिए, पहले आप उस चीज को समझिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है। चार साइन तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा समझिए, जैसे लिखा है बेटा, ऐसे लिख दिया गया है 3x प्लस 2, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है? 1। फिर जैसे कर दो, मान लो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेटा बन जाएगी, जैसे बनी, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 7, तो ये मेरी बन गई क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। बच्चा इसके बाद जैसे आपने लिख दिया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 मान लो लिख दिया, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई बच्चा? क्यूबिक एक्सप्रेशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, तो लीनियर हो गई जब उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। डिग्री मतलब पावर्स कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो क्या रहती है, लीनियर रहती है। ठीक है बेटा, आगे समझो। इसके बाद अब टर्म्स की बात करते हैं, किसकी, टर्म की। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखी होती है, जैसे आपने लिखा 3x प्लस 2 लिख दिया, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? आपको पता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं? आप कहोगे कि 3 टर्म्स है, नहीं, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है। ये पूरा मल्टीप्लाई में जो लिखा है ये पूरे को काउंट करते हैं 1 टर्म्स। कितना काउंट करोगे? 1 टर्म है, और 1 टर्म्स ये लिखा जो कांस्टेंट नंबर लिखा है, तो ये दोनों मिलकर कितने टर्म बन गए, 2 टर्म बन गए। कितने बन गए? 2 पद बन गए, 2 टर्म्स बन गए। और ये 2 टर्म्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। मान लो ऐसे लिख दिया जाए सिर्फ 2x
तो ये कितना है बच्चा, ये सिर्फ है 1 टर्म्स। कितना लिखा है ये, 1 टर्म्स, एक टर्म लिखा है, 1 टर्म्स है, ठीक है, ये एक टर्म लिखा है। ये दो हो गए, मान लो बेटा ऐसे लिख दिया जाए 3x² + 4x और +7। तो इसमें बेटा कितने हो गए, एक टर्म्स ये हो गया, 2 टर्म्स ये हो गया, और इसको कितने हो गए, 3 टर्म्स। तो ये क्या हो गए बेटा, 3 टर्म्स हो गए। तो जिसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो गए। अब आओ इसको समझते हैं आगे चीजों को हम। तो आप टर्म समझ गए, टर्म कैसे काउंट करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि टर्म कैसे को कहते हैं, क्योंकि टर्म्स को भी जरूरी है समझना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आगे से समझेंगे क्या, टर्म्स के बाद जैसे मान लो सिंगल टर्म्स था, उसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल। क्या बोलोगे बेटा, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल जो होते हैं, मोनोमियल में बेटा क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म्स लिखा था। जैसे मैंने लिखा 3x 2x², 7x लिख दिया, माइनस का 3x लिख दिया, ये सभी क्या है, मोनोमियल है। सभी क्या है, मोनोमियल है। ऐसे लिख दिया x/2, तो ये बेटा सभी क्या है, मोनोमियल्स। फिर होता है बाइनोमियल्स। क्या होता है बेटा, बाइनोमियल, जिसमें बच्चा कितने टर्म्स होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, 2x प्लस मान लो 1 लिख दिया बेटा, आपने लिखा 2x² + 7 लिख दिया ऐसे। तो ये क्या है, ये हो गए बेटा आपके बाइनोमियल्स। क्या हो गए, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात की जाए तो ट्राइनोमियल क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल जो होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। मान लो मैंने लिखा बेटा 2x² + 4x और प्लस मैंने 7 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया बेटा। कितना हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद बेटा आप क्या लिख रहे होंगे, जैसे इससे ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, 2 या 2 से मोर देन टर्म्स लिखे जाएंगे, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जो कि मेरा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स का है। ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इससे कितने टर्म्स हो, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक। मान लो 4 टर्म्स होते हैं बच्चा, 4 टर्म्स बोल दिए जाते हैं, तो उसको बाई, हमने बोल दिया ना, बाइनोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, मल्टीनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक वो भी इसकी बात है, चलो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बाई क्वाड्रेटिक वगैरह की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ इतना समझते हैं। तो ये चीज समझ गए, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक। एक्सप्रेशन जिसमें हमने 4 साइन का कहा था यूज करके बना दी जाएगी, कोई भी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगी। फिर टर्म्स को समझा बेटा, टर्म्स किसको कहते हैं उसको समझ लिया। एक टर्म होगा तो मोनोमियल हो जाएगी, मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल दोगे। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। 3 टर्म्स हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसको पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग इसके आगे की चीजों को समझते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक सारी चीजें समझ ली है। अब इसके बाद हम लोग कुछ चीजों को और बात को समझेंगे कि टर्म्स को हमने समझा दिया और ये सब चीजें हो गई। अब समझ लो, पहले हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, या जैसे मैंने लिखा बेटा 3xy लिख दिया। क्या लिख दिया, 3xy। तो 3xy ये क्या है लिखा है, ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, 3 का, x का और y का। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे किन्हीं भी जो भी नंबर्स लिखे उनमें से किसका मल्टीप्लाई किया गया। 3 का हो रहा है, x का हो रहा है और y का हो रहा है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई जो हुआ है वो क्या बन गया, उसका प्रोडक्ट बन गया। जैसे मैंने लिखा x + 1 और फिर लिख दूं × 2। अब इसका मल्टीप्लाई करूं तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट ये है। इसका प्रोडक्ट क्या है, x + 1 × 2। इसका प्रोडक्ट बेटा क्या मिल गया आपको, 2x + 1 मिल गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है,
फैक्टर की बात करिए, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है आपकी, कोई भी लिखी है, तो उसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब जैसे ये था, अब इसमें इस नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड किया गया, मतलब जैसे आपने लिखा 3xy, तो ये x का भी मल्टीपल है, x का है, 3 का है और y का है, यानी जो उसके प्रोडक्ट हुए थे, जिनका प्रोडक्ट बनकर ये बन के तैयार हुआ, वही उसके क्या है, फैक्टर है, वही उसके क्या है बेटा, फैक्टर है। मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास जो लिखा था बेटा 2x, यहाँ में 2 से लिखना पड़ेगा, ये था, मैं इसकी बात करता हूं कि 2x प्लस 2 लिखा है, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1, तो आप कहोगे कि ये जो है 2 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का ये क्या है बच्चा, फैक्टर है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ गए होंगे, प्रोडक्ट क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, क्लियर। इसके आगे हम लोग अब समझते हैं, प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया, इसके बाद हम लोग समझेंगे कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म आप जानते ही हो कि कांस्टेंट टर्म इसी में बता देते हैं, कांस्टेंट टर्म के लिए कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, जिस नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको कांस्टेंट का, जैसे मैंने लिखा कि 3x प्लस 2, तो यहां पर ये 2 है, 2 कांस्टेंट है, ये क्या लिखा है, जो 2 लिखा है वो कैसा नंबर है, कांस्टेंट, और x है, x वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो सकती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट अलग और वेरिएबल अलग। इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग अब अगले चीज को समझेंगे, कोफिशिएंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए क्वेश्चन कराने के लिए। तो कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, कोफिशिएंट के बाद फिर हम लोगों की किसकी बात करनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बता दिए थे, टर्म्स बता दिए, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, कोफिशिएंट को नोट कर लीजिए, ठीक। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर्स लिखा है, जैसे लिखा है मान लो 3x लिखा है, अब वो x के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है, तो x के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो x का कोफिशिएंट हो गया, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इस कितना लिखा है, 3 लिखा है। अब पूछा जाए बेटा कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो x हो जाएगा, या ऐसे लिख दिया बेटा, ऐसे लिखा हो, मान लो 2x स्क्वायर लिखा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 4 लिखा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 लिखा है। तो आप इस चीज को ध्यान समझिए कि जैसे लिखा है मान लो x स्क्वायर प्लस ax प्लस b लिख दिया। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मान लो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई नंबर नहीं तो उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और b तो कांस्टेंट है, b के साथ पूछा जाए b का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 1 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोफिशिएंट पता करना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। किसी भी नंबर्स का कोफिशिएंट आप कैसे भी निकाल सकते हो, जो भी नंबर दिया है उसमें जिसका पूछा जाए आपको सिंपली उसका क्या बताना है कि उसके साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी सी और बात को समझेंगे, हम क्या समझेंगे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि आपको हर चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई, ये सब कुछ करना जानते होगे, एक्सप्रेशन समझी होगी। मेरा काम था कि मैंने आपको बिल्कुल जैसे पीछे भी आपने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज हो जाए। अब देखो लाइक और अनलाइक तुमने टर्म्स पढ़े होंगे, जानते भी होगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं। जैसे मान लो आपने बेटा जिसमें वेरिएबल सेम हो और उसकी डिग्री भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो होते हैं लाइक टर्म्स। जैसे मैंने लिखा मान लो बच्चा x प्लस 2 लिखा और फिर लिख दिया x माइनस 3 लिख दिया,
मुझे कांस्टेंट या माइनस साइन से नहीं मतलब, मुझे वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। साथ साथ में जो वेरिएबल की पावर ऑफ डिग्री ऑफ पावर्स हो वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पावर चेंज नहीं होनी। देखो यहाँ पर भी 1 है और इसकी पावर कितनी 1 है, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारे कैसे टर्म है, लाइक टर्म्स हैं। आई होप ये चीज समझ गए होगे बेटा। मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ऐसे लिखा। अब इसमें पूछा जाए कौन से लाइक टर्म्स है, तो बेटा पता है आपको ये वाला जो टर्म्स होंगे ये इसके साथ लाइक टर्म्स है, ये वाला जो है वो इसके साथ लाइक टर्म्स है, और ये कांस्टेंट है वो इसके साथ है लाइक टर्म्स। अब कभी जब आप एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। जब इसको मान लो आप ऐड कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ जब ऐड करोगे तो ये लाइक टर्म्स है और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा बच्चा, तो ये बन जाएगा 11x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का x बचेगा बेटा, और यहाँ माइनस का 7 लेस हो जाएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए। इसको ऐड करने पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, जिसके वेरिएबल या कांस्टेंट जो पावर्स हो वो सेम ना हो, तो वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने बच्चा लिखा कि 3x प्लस 4y और फिर लिख दिया 7x, और मान लो पूरे टर्म्स की जैसे बात करें, अलग अलग ना करके, अभी छोड़ो अलग अलग समझाते हैं ना, फिर इसको इतना समझाओ, इसकी जगह पे x कर लो, क्या कर लो बेटा, x कर लो, या x की पावर 2 कर दो। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स, यानी ये लाइक टर्म नहीं है। क्लियर है, समझ गए बेटा। जैसे मैंने लिखा 3x और फिर लिखा 2y, तो ये भी कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म नहीं है। तो आप लाइक और अनलाइक टर्म्स जान गए होगे। लाइक और अनलाइक का यूज क्या है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या क्या चीजें, फिर हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की ना। तो पॉलिनोमियल मैंने आपको समझाया था क्या होती है, उसकी बात मैंने आपको क्लियर बताई कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे, सिंपल स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है, क्योंकि जो अब यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर्स। तो आप डाल लीजिए क्या, पॉलिनोमियल्स, क्या डालो बेटा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल एक फॉर्म होती है, जैसे मैंने लिखा a0 x की पावर n, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। क्या है बच्चा, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी सब कुछ समझाऊंगा, इसकी डिग्री एक एक करके लेस होती चलेगी। तो यहाँ पर फिर बच्चा एक नंबर आगे जब चलोगे तो ये लिखोगे a1 x की पावर n-1 बेटा। फिर अगला टर्म्स जो होगा वो लिखोगे बेटा a2 x की पावर n-2, n माइनस का n-2 बेटा, पावर में कितना हो जाएगा n-2, फिर प्लस बच्चा, और फिर डैश 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 कर दीजिए, प्लस में लिख दीजिए a, यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखोगे, a लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a, n टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा, यानी लास्ट तक गए n0। अब यहाँ पर बच्चा कहोगे सर x कहाँ चला गया, तो जैसे आप x लिखोगे तो x की पावर n-0, सॉरी n-n हो जाएगी, और जब n-n हो जाती है तो उस जगह पावर बन जाती है 0, क्या बन जाती है उसकी पावर 0, आप लोग जानते हो। तो वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाएगी तो आप इसको पता है कि आपको पता ही है, किसी भी वेरिएबल की पावर को 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप ये पढ़े होगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे 1, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर बचता है, यहाँ पर कुछ और नहीं बचेगा, तो 1 बचता है 1 से मल्टीप्लाई। तो ये होती है बच्चा पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं बच्चा पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो बेटा लिखा है आपके, क्या लिखा है, x की पावर n, ठीक है, क्या लिखा है, x की पावर n, फिर क्या लिखे हैं, अभी इसको छोड़ो, पहले हम इसको आपको कांस्टेंट नंबर की बात बताते हैं।
जहां पे लिखा है a0 लिखा है बेटा, क्या लिखा है a0, तो इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में यहाँ तक सारी चीजें आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्या है बेटा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, आपको देख रहा होगा कि हर जगह पे जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जो पावर है, जो वेरिएबल्स है, वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। कितनी दे रखी बेटा, वेरिएबल सेम दे रखा है, वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है ना। मतलब आपको एक ही वेरिएबल दिया गया है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल और नहीं कि x के बाद फिर क्या लिखा हो, y लिखा हो या z लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप आपको ये पूरी चीजें जितनी मैंने बताई हैं यहाँ पर आपको ये कंप्लीट हो गई होंगी। कुछ और यहाँ पे बचा है, अभी कुछ और नहीं बच रहा है, तो मैंने आपको इतनी चीज समझा दी है। उसके बाद ये जो नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स होंगे, a0 a1 a2 कांस्टेंट होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होंगे बच्चा, कांस्टेंट होते हैं। फिर डैश 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 an तक, ये सभी कांस्टेंट नंबर होंगे, रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा आपको, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। फिर आओ समझते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, डिग्री की ना। तो डिग्री क्या होती है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री की जो बात की जाए, डिग्री होती उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी बच्चा वो आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n, क्योंकि n जो है ये सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक। वो क्या होगी, n होगी, जो कि क्या है, आपकी डिग्री है उस पॉलिनोमियल की ना। यहाँ पर जितनी पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो सभी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, 0 से लेके होल नंबर्स में बन सकती हैं। क्या बेटा बन सकती हैं, जो n हो सकते हैं, n की जो पावर्स मतलब जितनी भी वेरिएबल्स की पावर्स होंगी वो सभी होल नंबर्स होंगी बेटा, क्या होंगी, होल नंबर्स। जैसे आप 0 1 2 3 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर्स पावर हो सकती है, उनकी जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आई होप आपको ये भी चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक चीज को और आगे समझते हैं, फिर उसके बाद अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। अभी मैंने आपको समझाया था मोनोमियल ट्राइनोमियल, समझा दिया उधर एक्सप्रेशन में। पॉलिनोमियल जैसे आप कहोगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी कभी पूछ लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा है मैंने 3 लिखा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, कहोगे सर पॉलिनोमियल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट कैसे पॉलिनोमियल बन गया। ये बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए बन गया कि आप इसको ऐसे लिखो, देखो लिखा है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 3 × x की पावर 0। अब आपको पता है कि x की पावर 0 का मतलब होता है, ये लिखा है 3 × 1, सही है। अब ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आना कितना है, 3। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हो सकता है कोई नंबर ऐसे स्टार्ट हो गया 3x की पावर 0, ये स्टार्ट हो सकता है। पॉलिनोमियल मैंने क्या कहा था कि पावर होल नंबर में होती है, उसकी पावर किस में होती है बेटा, होल नंबर्स में होती है। और होल नंबर आपने समझते हो क्या होती है, 0 1 2 3 डैश डैश सो ऑन, ठीक। तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर हाँ, अब आगे समझो बेटा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इस चीजों को आगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। फिर लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहोगे, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसको क्या बोलोगे, लीनियर, है ना। फिर जैसे क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, लीनियर का मतलब आप समझ गए बेटा किस तरीके से। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाते भी चल रहा हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहोगे कि किसको नहीं कहोगे, एक एक करके कॉपी करते चलते हैं, तब आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो, और एक चीज रहेगी बच्चा, उसको थोड़ा सा छूट गया पीछे, उसको हम आपको जो पॉलिनोमियल समझा रहे थे उसके, इस पूरे को हम एक फंक्शन मान सकते हैं। जो मैंने एक पूरा एक्सप्रेशन लिखी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये पूरी पॉलिनोमियल को एक फंक्शन ले सकते हो
और फंक्शन को इसको लेट कर सकते हो एफ एक्स या पी एक्स, क्या लिख सकते हो, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप उसमें नाम डाल सकते हो। इस तरफ लिखते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, मान लो मैंने इसको लिखा बेटा क्या, इसको आपने लिख दिया px, क्या लिख लिया बेटा px। तो ये पूरे एक पॉलिनोमियल्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये कोई भी चीज को आप बता सकते हो। तो पॉलिनोमियल हमने लीनियर बताई, कांस्टेंट बताई, ये आपको समझा दिया। अब लीनियर की बात करते हैं, हम लोग लीनियर के पॉलिनोमियल की बात करने चल रहे थे। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है बेटा वो इस फॉर्म में होती है, जैसे लिखा हो ax प्लस b, ये कोई फंक्शन लिखा है, मान लो px लिखा है, तो यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा। कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहां पर बेटा आप कंडीशन भी लिखोगे a इज नॉट इक्वल टू 0, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए बच्चा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी आपकी, मान लो लिख दिया जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गई बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी आपको क्या करना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दोनों कंडीशन में ए बी, यहाँ पर ए बी सी, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। मैंने पहले ही समझा दिया कि क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बेटा बात की जाए, मान लो क्यूबिक फंक्शन की बात की जाए, तो उसको आप लिख रहे होंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्या करें, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात, तो उसमें क्या हो जाएगी बच्चा, उसमें आपका बन जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई। तो आई होप आपको चारों चीजें समझ में आ गई होंगी कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके से हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, उसकी तुम्हारी होनी चाहिए 2, और उसके बाद क्यूबिक में बेटा क्या होनी चाहिए 3, और उसके बाद बच्चा क्या तुम्हारी बाई क्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए, पावर 4 होनी चाहिए। यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0। इन सभी कंडीशन में ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें समझ ली कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्या होती है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आज समझते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, उसको पहले समझो, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझाते हैं। वैल्यू आपका मतलब होता है, जैसे मैंने अभी तक देखो हर एक चीज आप समझ चुके हो, अब मैं एक्सप्रेशन या जो भी लिखना चाहूंगा तो आप में उसमें दिक्कत नहीं होगी यार, है ना, क्योंकि आई होप आपको इतनी चीजें तो कम समझ में आएगी। ये मान लो लीनियर की बात की जाती है, आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए 3x + 2, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं हो गया, आइए तो जानते ही हो यार। दूसरी बात कर दी जाए, यहाँ पे लिख दिया मान लो 3x² + 4x + 7, तो ये तुम्हारी फंक्शन लिख दिया p x ही ले लेते हैं, ये हो गया। ऐसे करके मान लो इसमें लिख दो, जो भी लिखी जाएगी तो आप समझ गए होगे कि ये कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आगे लिखी जाएगी तो क्यूबिक बन जाएगी। मान लो ऐसे लिख दिया गया +4x + 7, तो इस तरीके से आपकी ये क्या बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब इन पॉलिनोमियल्स तो मुझे पता है कि सब ये फंक्शंस हैं, अब इसमें जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं कि वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल लिखी है, मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू 2x + 1, ये लिखा f(x) इज इक्वल टू 2x + 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
तो हमने कहा कि जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगी, तो जो x की जगह मैंने एक वैल्यू डाली कि x इज इक्वल टू एल्फा। क्या ले लिया? x इज इक्वल टू एल्फा। और जब x इज इक्वल टू एल्फा डालेंगे फंक्शन में, x इज इक्वल टू एल्फा डालेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू एल्फा, यहाँ पे एल्फा डाल दिया तो 2 अल्फा प्लस 1, ये है आपकी वैल्यू। क्या है ये आपकी हो गई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आई होप ये समझ गए होगे, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब मान लो हम बेटा इसमें कह दो कि सर क्या एक ही वैल्यू होगी? नहीं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आप कितनी भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू आपके अल्फा पे डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड है? अल्फा। और अल्फा डिपेंड है एक्स पे। तो एक्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो जितनी बार एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे उतनी बार वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बदल रही होगी। देखिए कैसे, जैसे आपने लिखा fx लिखा था यहां पर, इस जगह पे 1 डाला, तो इसमें लिखो बेटा 2 इंटू 1 और प्लस 1, 2 अंजा 2 प्लस 1, तो कितना निकल के आया बेटा? 3 आ गया। तो ये 1 डालने पर इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी मिल रही है? 3 मिल रही। कितनी मिल रही है? 3। आगे चीज को समझिए, जैसे मान लो मैं -1 डाल दूं, फंक्शन इसी में माइनस का 1 डाल दूं, तब आप देखो जब इसमें रख रहे होगे 2 इंटू -1 और +1, प्रोडक्ट कराओगे तो -2 प्लस 1, इसी सॉल्व करोगे तो माइनस का बेटा क्या बन जाएगा? आपके सामने -1 बन के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -1। तो आप देखिए पहले क्या डाला? 1, तो कितना मिला? 2। -1 डाला, कितना मिल रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, अब हम जैसे मान लो 0 डाल दें। क्या डाल दें बेटा इस फंक्शन में? 0। तो जब आप 0 डालेंगे इस पूरे फंक्शन में, x की वैल्यू तो 2 इंटू 0 प्लस 1, और सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1, तो आपके सामने वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो आप इस चीज को समझो बच्चा कि हम जितनी बार अल्फा चेंज करेंगे उतनी बार इस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बदल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि आप अल्फा डालेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोगों ने समझी और सीखी। अब समझते हैं, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं ना, आप कंपेयर करने लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जब आप बात करोगे तो ये क्या होती है, अब इसको समझते हैं हम लोग कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की आप जब बात करेंगे तो उसको आप कैसे समझेंगे, क्या मतलब इसमें क्या हो सकता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, इसकी बात करते हैं। मतलब जो भी आपके सामने फंक्शन लिखा हो, जो भी आपके सामने फंक्शन लिखा हो, जैसे मान लो हम लोग बात करने चल रहे हैं किसकी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करने चल रहे हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन था, मान लो तुमने लिया px इज इक्वल टू, हमने ले लिया बेटा, ये लिया 3x प्लस 4, ऐसे लिया। आपको सिंपली ये समझना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि जब हम x की जगह पे अल्फा रखा, क्या रखा, अल्फा, अल्फा रखने पर ये पूरा फंक्शन जब अल्फा रखोगे यहां पे, ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए बेटा, जीरो बन जाए। तो यही है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हम x की जगह पे जब अल्फा पुट करूं और वो जीरो आ जाए तो वो होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब दूसरी चीज को समझिए, ये तो समझ गए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, कि मतलब हमें इस फंक्शन में अल्फा की वैल्यू पुट करें और वो पुट करने पर हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, जीरो मिल जाए, तो वो होगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आके समझो बेटा,
कि जैसे लीनियर फंक्शन होगा, कोई भी लीनियर फंक्शन होएगा, ax प्लस वन, सॉरी ax प्लस बी, ये कोई फंक्शन है px मान लिया लीनियर, तो इसमें x की वैल्यू सिर्फ एक सेटिस्फाई कराएगी। कितनी सेटिस्फाई कराएंगी? एक। तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा वो सिर्फ वन होगा, एक ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। कोई एक वैल्यू होगी जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कराएगी और कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि उसमें जीरो आए। क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी बेटा, क्या होगी? क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी। जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया, तो इसमें दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। कितने निकलेंगे? दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब दो वैल्यू ऐसी होंगी जो इस फंक्शन में डालने पर अल्फा और बीटा मान लो दो वैल्यू निकल रही होंगी जो यहाँ पर पुट करेंगे, और वो दोनों वैल्यू वो हमें जीरो प्रोवाइड कराएंगे। तो वो दोनों वैल्यू जो जीरो प्रोवाइड करा रही हैं, तो वो उसके क्या हो गए? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर पहले फंक्शन में सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आ रही, मान लो अल्फा, तो वो लीनियर फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल, एक वैल्यू होगी जो उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल प्रूव करेगी, और क्वाड्रेटिक में दो होंगी। क्यूबिक की बात की जाएगी बेटा, तो क्यूबिक की बात होगी तो उसमें बच्चा आपकी कितनी वैल्यूज निकल कर आएंगी? तीन वैल्यू निकल कर आएंगी। कितनी निकल कर आ जाएंगी? थ्री वैल्यू बी एक्स एंड सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें जो निकलेंगी कितनी वैल्यूज निकलेंगी? तीन, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, ये तीन वैल्यूज आपकी क्वाड्रेटिक की निकलेंगी, क्यूबिक में निकलेंगी, जो इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। मतलब ये तीन वैल्यू आप इनमें पुट कर सकते हो क्यूब में, तीन वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे किसके बराबर? जीरो। अल्फा पुट करेंगे इसमें तब भी जीरो आएगा, बीटा पुट करेंगे इसमें तब भी जीरो आएगा, गामा पुट कर रहे होंगे इसमें तब भी जीरो आएगा। सेम कंडीशन ऊपर वाले में, जैसे मैंने अल्फा और बीटा यहाँ पुट कर रहा था ऊपर सेकंड इक्वेशन में, तो जीरो आता, अल्फा पुट करता जीरो आता, बीटा पुट करता तो जीरो आता। मतलब दो वैल्यू ऐसी होंगी जिसको पुट करने पे हमें जीरो मिल रहा होगा, जिसमें पुट करने पे हमें क्या मिल रहा होगा? जीरो। इसमें पहली वाली लीनियर में जिसमें हम एक वैल्यू पुट कर रहे होंगे सिर्फ अल्फा, तो वो हमें जीरो दे रही होगी, तो सिर्फ उसमें लीनियर होती है। ठीक है, आई होप समझ गए। तो यहां पर आप समझ क्या रहे होंगे कि जितनी डिग्री होती है वेरिएबल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी होगी उसके उतने ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। लीनियर थी, डिग्री एक थी बच्चा, तो यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक निकला, डिग्री दो थी, क्वाड्रेटिक बन गई, तो यहां पर दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकले, और यहां क्यूबिक बन गया तो चार इसकी वैल्यू निकल कर आ रहे हैं जीरोज बनाने के लिए। सॉरी, तीन वैल्यूज हैं, डिग्री थ्री है तो इसलिए थ्री वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल होंगी जो जीरो प्रूव करेंगी। ठीक, मान लो डिग्री n हो जाए तो उसके n जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? n, तो n जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे, और पावर चार होगी तो कितनी उसके वेरिएबल निकल आएंगे? सॉरी, जब पावर चार होगी तो बेटा आपके चार जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। आई होप ये चीज समझ गए होगे कि किसमें कितनी पॉलिनोमियल्स की जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल सकते हैं। तो अब मैंने सबको डिटेल में पूरा आपको समझा दिया है। अब निकालना समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब हम समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था उसको उठाते हैं। जैसे मेरे सामने लिखा है 3x प्लस 4। अब इसमें मुझे निकालना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे इसका। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे बेटा? देखो, पहला कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि px, पी की जगह अल्फा रखने पर x की px जो है यहाँ पे अल्फा रखने पर क्या मिले? जीरो मिले। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला या तो आप वैल्यू पुटिंग स्टेप करें। आप कितनी पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू कहां तक पुट करते रहें, कब जीरो आएगा, तो ये तुम्हें डिसाइड करना होता है कि कितनी वैल्यू रखनी है। -1 रखा, जीरो रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -2 रख सकते हो। इन वैल्यू को पुट करके यहाँ देख सकते हो कि किस वैल्यू में जीरोज आ रहा है। तो ये तो हो गया आपकी वैल्यू पुटिंग, प्रूव करें उसको, जीरो जिसमें आ जाए वो उसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। आप किस वैल्यू को कहां पर रखोगे, कैसे निकालोगे, है ना।
तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है मैंने रखा अल्फा, तो ये बन गया क्या 0। और जब ये 0 बन गया, वो अल्फा क्या है, वो अल्फा जो है आपका वो एक्स का तो वैल्यू है। अल्फा जो रख रहा हूं वो एक्स ही तो है ना, एक्स की वैल्यू ही अल्फा है, कोई निकल कर आई है। ठीक, वो अल्फा जो हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, वो अल्फा को आप जब रख रहे हो तो 0 आ रहा है। तो इस पूरे फंक्शन को बेटा आप कर सकते हो कि 3x + 4 = 0। 3x + 4 = 0। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, इस 4 को उधर ले जाओगे बच्चा, तो यहां पर जब इक्वल का साइन लगाओगे तो इक्वल टू क्या आ गया -4। तो x = क्या है बेटा -4/3। और ये आ गया x की वैल्यू, यानी ये आ गया आपका अल्फा। अब इस अल्फा को उस फंक्शन में पुट करके चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा p, x की जगह मैंने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली मैंने 4/3। अब पुट करते हैं बेटा, फंक्शन क्या था 3x, तो 3 लिखिए अल्फा की जगह मैंने, क्योंकि पूरे फंक्शन में x की जगह अल्फा डालना हो तो x की जगह अल्फा डाल दिया है। तो यहाँ रखोगे -4/3 और +4, 3 से बच्चा 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -4 + 4। सॉल्व कर रहे होगे तुम इसको, तो 4 में से 4 चला जाए, क्या बच जाएगा 0। तो देख रहे हो कि अल्फा की वैल्यू जब यहाँ मैंने पुट करी -4/3, यानी जो x की वैल्यू अल्फा निकली थी ये, और इसको मैंने जब पुट करी यहाँ पे तो क्या मिल गया 0। यही होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से खुशी खुशी मुझे सब लोग बता दो कि मुझे यहाँ तक पूरी चीजें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ये आप लोगों का काम है, आप लोग हमें इस चीज को जरूर बताएं कि आपको कहाँ तक वैल्यूज जो है वो समझ में आ चुकी हैं और कौन सी नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर सकते हैं इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे चलेंगे। अब समझते हैं आगे चीजों को। थोड़ी देर का और टाइम बच्चा दीजिए, आपको हम कंप्लीट सोच रहे हैं कि आज हम इसको कंप्लीट करा दें। मैंने सारा नोट्स बना के लाया था कि मुझे कितना कैसे पढ़ाना है, तो वो मैंने सारे नोट्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा इस पे, क्योंकि मैंने PDF नहीं बना पाई है। तो ऐसे ही आप कॉपी करते चले जाइए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। एक बार पढ़ लोगे दोबारा आपको पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कहीं भी किसी भी यूट्यूब से ना। चलिए आइए हम लोग अब दूसरा देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। हमने समझ लिया कि रूट्स क्या होते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने समझा। और जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकालते हो बेटा, इनको रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अल्फा बीटा होंगे बेटा, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसको हम क्या बोल सकते हो बेटा, आप रूट बोल सकते हो, रूट। ये रूट्स होते हैं, ये भी क्या है, रूट्स हैं। इसके 2 रूट निकलेंगे। कितने रूट्स निकल कर आ रहे हैं, 2 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने रूट आ रहे हैं क्यूबिक में, क्योंकि 10th क्लास में क्यूबिक का भी है। मैं क्यूबिक भी पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। लेकिन बोर्ड का सिलेबस में नहीं कटा है तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ लेना समझ लेना है, क्योंकि 11th में मिलेगा आपको। रूट्स, इसके भी कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। तो इनको बच्चे हम रूट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ भी लिखा हो बेटा, क्या लिखा हो, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। तो हमारे पास फंक्शन कोई ले लिया आपने px = आपने लिखा बेटा ax² प्लस bx प्लस c। मान लो मैंने एक फंक्शन लिया ऐसे करके, इसमें क्वाड्रेटिक ले रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन है तुम्हारा जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम रूट्स की बात करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट निकलेंगे और उसमें लीनियर में एक ही रूट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन 2 की बात करनी है हम लोगों को। तो क्वाड्रेटिक में बच्चा जब आप सम ऑफ रूट्स निकालते हो, इसके रूट्स क्या होंगे, या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ये रूट्स होंगे, इसके क्या होंगे, ये रूट्स 2 रूट होंगे जो इसको 0 देंगे। क्या देंगे, 0 रखने पे अल्फा में के जब p जगह fx अल्फा रखोगे 0 आ जाएगा, फिर p जगह बीटा रखोगे तब भी क्या आएगा, 0। तो इसलिए 2 रूट्स हमारे ये हैं। तो पूछा गया है सम ऑफ रूट्स। जब पूछा जाए बच्चा, क्या पूछा जाए, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए। तो ये होता है बच्चा आपका सम ऑफ रूट्स। क्या होता है बेटा? सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें यानी अल्फा इंटू प्रोडक्ट, बताया था कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो कांस्टेंट नंबर होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखते हैं तो सी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। तो यहां पर आपके सामने ये दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स। तो यहां पर था x का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में बेटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहां पर कांस्टेंट नंबर होगा, यहां पे क्या होता है? कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोनों याद रखने कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे क्वेश्चन में मान लो तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन ऐसे देगा नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक फंक्शन ये है px। अगला आप ले सकते हो या तो इसी में कर लो, सिर्फ एक ही में निकाल लेते हैं। तो इसका रूट निकालना है सम, अल्फा प्लस बीटा निकालना हो बेटा तो क्या लिख दोगे? -2/3। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है बच्चा तो आप क्या लिख दोगे? कांस्टेंट वैल्यू डालनी थी, 1 मिनट, 4/3। तो इस तरीके से इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फा और बीटा बताइए, तो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करके, ये क्वेश्चन दी गई है, इसमें आप लोगों को अल्फा एंड बीटा बताने, रूट्स निकाल कर देने हैं। तो जो लोग निकाल कर दो, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर कमेंट में टाइप करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे अब हम लोग। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, उसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक। तो ये रूट हो गया, क्वाड्रेटिक मैंने इतनी से कंप्लीट करा दिया, कोएफिशिएंट मैंने आपको सभी समझा दिए हैं। हम लोग आगे इसकी बात समझते हैं कि जैसे मान लो आपको इसकी फंक्शन बनानी हो कि कोई रूट दे दिए जाए, सम ऑफ रूट दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए और उसके आपको फंक्शन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? एक्सप्रेशन बनानी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो उसको आप कैसे बना रहे होंगे? तो उसको आप देखिए किस तरीके से बनाओगे। तो जैसे मान लो आपके सामने कोई भी रूट दे दिया जाए, सम दे दिया जाए, कुछ भी दिए हो, तो अल्फा बीटा दे दिया जाएगा। तो आप लिखोगे px फंक्शन बनाओगे जब, तो वो लिखोगे बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, एक्स लिखोगे। फिर क्योंकि आपको पता है ना सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अभी समझा रहा है, अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का साइन है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे माइनस क्यों लगता है? क्योंकि आप जानते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस b बाई ए होती है, यही होती है ना। तो इस वजह से यहाँ माइनस का साइन लगा दिया जो पहले से ना, क्योंकि चेंज होगी वैल्यू अल्फा बीटा, कुछ होगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हमारा होता है क्या बेटा? फंक्शन फॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के कोई भी रूट दिए जाएंगे, आप क्या बना दोगे? उस फंक्शन को बेटा निकाल लोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में दे दूं और पूछूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, उनके आप लोग क्या करिए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 7x प्लस 8, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, इसका भी बनाइए आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताने, इनके रूट बताने हैं। क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, 3rd नंबर क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x और -12, इसके रूट बताइए, ठीक है। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों को क्या करिए? लगाइए और बताइए कि क्या इसके जीरो ऑफ द रूट्स होंगे पॉलिनोमियल के। तो आइए करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बेटा आपको दिया था कि 7x प्लस 8, ये एक फंक्शन है px है, मैंने फंक्शन लिखे ना, ऐसे लिख लो। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, मैंने कहा था इसको किसके इक्वल डाल दो बेटा? 0 के इक्वल, उधर भेज दीजिए। तो ये बनेगा 7x माइनस का 8 हो जाएगा बेटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -8/7।
तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, यानी अल्फा जो निकल कर आ रहा है -8/7 आ गया। तो ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका हो गया। क्वाड्रेटिक का पूछा जाए बेटा, क्वाड्रेटिक का निकालना है। क्वाड्रेटिक मेरे पास फंक्शन दे रखी है, वो दे रखी है x² + 7x और +12। इसको निकालना है बच्चा, तो इसको लिखोगे आप x² + 7x और +12 = 0। इसको फैक्टर कराइए, x² प्लस इसको लिखेंगे 3x + 4x और +12 = 0 बेटा। इसको यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x + 3 बचेगा। यहाँ से बेटा आप 4 कॉमन लोगे तो x + 3 बचेगा = 0। x + 3 कॉमन लोगे आप बेटा तो आपके पास ये वैल्यूज बाहर निकल आएगी, अंदर बचेगी x + 4 और = 0। अब इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो x = -3 आ जाएगा और एक आएगा x = -4। तो ये आपके क्या बन गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दो अल्फा की वैल्यू मान लो निकल कर आ रही है -3 और बीटा की जो वैल्यू बेटा आ रही है वो -4। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन के मेरे क्या आ गए, रूट्स निकल आए। जो मैंने दूसरी क्वेश्चन ली थी उसके अगली क्वेश्चन है क्या है, 2x² + 5x - 12। अगली क्वेश्चन जो थी आपकी वो क्या थी, 2x² + 5x - 12 = 0। अभी 0 मत लो, अभी तो फंक्शन में लिया। चलिए पहले इसको, फिर हम इसको, क्योंकि मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो इसको 0 के इक्वल डालनी पड़ेगी। तो इसको 0 के इक्वल डाल दीजिए बेटा, बन जाएगा 2x² + 5x - 12 = बच्चा 0। फैक्टर कराइए 24 हो जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, 8 और 3, तो ये बनेगा बेटा 2x² प्लस यहाँ पर लिखो 8x और -3x लिख दीजिए -12 = 0। यहाँ से बच्चा आपको कॉमन मिल जाएगा 2x, तो अंदर बचेगा x + 4 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो x + 4 बच रहा होगा। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक में आ जाएगा x + 4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक निकल कर आएगी 3/2, नेक्स्ट निकल कर आ जाएगी x = -4। तो यही इसके रूट्स हो गए। यानी अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा हो गया 3/2 और बीटा निकल कर आ गया -4। तो इस तरीके से आपकी ये भी वैल्यूज यहाँ निकल कर आ गई है। तो आई होप ये चीज पूरी आपको कंप्लीट हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए क्यूबिक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्यूबिक में वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्यूबिक के बारे में। जैसे मान लो बेटा कोई फंक्शन दिया है f(x = 8x³ + bx² + cx और +d दे रखा है, ऐसे कोई दे रखी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती। क्या होती बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसमें a = टू क्या होना चाहिए, 0। a b c क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे a b c एंड d। ये सभी क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट है। क्या हो कह दोगे, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो इसमें बेटा क्या करना है आपको, सिंपली ये समझिए क्यूबिक दी, कभी सम ऑफ रूट पूछा जाए तो सम ऑफ रूट्स इसके भी निकाल सकते हो। तो इसमें रूट होते हैं 3, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 रूट्स होंगे, इनको क्या बोलोगे बेटा आप, रूट बोलोगे। रूट्स 3 रूट्स निकलते हैं। और जब सम ऑफ रूट पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका क्या बेटा, -b/a। -b/a मतलब x² का कोफिशिएंट अपॉन में क्यूब का कोफिशिएंट रखते हैं। किसका, क्यूब, x³ का कोफिशिएंट। बेटा किसका रखते हो, x³ का कोफिशिएंट। उसके बाद अगला होता है प्रोडक्ट, जब निकालते हैं इनका, वो तो प्रोडक्ट बाद में निकालते हैं। अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा, फिर प्लस गामा × अल्फा। तो बेटा ये निकल कर आता है c/a। और उसके बाद इनके रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा × गामा, तो ये बच्चा आपका निकल कर आता है माइनस नहीं, प्लस का होगा d/a। क्या होता है बेटा, माइनस का किसका होगा, -d/a। तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, यहाँ से रूट निकल आते हैं। इसके लिए फंक्शन फॉर्म करनी हो, जैसे कभी px फंक्शन बनानी हो तो इसकी फंक्शन बन जाएगी, आप बना लोगे
फंक्शन आपकी कैसे बनेगी, ये बनेगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ब्रैकेट बंद कर लो, इनटू में लिख दो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो प्लस अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, बीटा गामा, और फिर अल्फा और गामा इंटू एक्स, और फिर बच्चा माइनस, माइनस में अल्फा बीटा और गामा। तो ये हमारी क्या निकल कर आती है, इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी बड़ा चैप्टर था, लगभग मैंने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग ग्राफिकली या पढ़ लेंगे या तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी आज मैंने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पर बात नहीं की है, सिर्फ हमने आज पॉलिनोमियल को समझा है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके सब कुछ पूरा बेसिक से लेकर पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। मैंने आपको वो नहीं बताया है कि यहाँ पर ग्राफ में कैसे इसको प्लॉट करना है, ग्राफ में क्या कर कैसे रिप्रेजेंट करने, तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे कल की क्लास में, या कल की क्लास क्वेश्चन रखेंगे तो अगली क्लास में। अब इसकी बाद हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन की बात जैसे आप करना चाहते हो तो वो जानते होगे, डिवीजन ऑफ एलॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। तो आप कैसे जानते हैं कि जैसे पता है कि मान लो मैंने कोई नंबर से डिवाइड करना है, मान लो मुझे डिवाइड करना है माइनस एक्स प्लस 2 से, कोई एक फंक्शन है जिसको डिवाइड करना है, फंक्शन ले लिया, मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस, प्लस ना लिख के माइनस लिख लो, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो, जानते हो, डिवाइड करना भी जानते ही होगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप जानते ही होंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे आपने लिखा होता है डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखता हूं, ऊपर नीचे आ जाएगा इस जगह पे, हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो ये चीजें आपको पता है कि ये एक ऐसे करके आप वैल्यूज को क्या करते थे, निकाल सकते हो डिवाइड। तो ये उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करना आप कॉन्सेप्ट जानते होगे। डिवाइड करते हैं हम लोग कैसे कि फर्स्ट वेरिएबल को हमें सेम बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इस फर्स्ट वेरिएबल को सेम बनाना रहता है। तो इस फर्स्ट वेरिएबल को कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ देखो माइनस का एक्स दिया है तो यहाँ प्लस का दे रखा है 2x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे माइनस के 2x से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो माइनस के 2x से कराओगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का बन गया 2x स्क्वायर। इसमें कराओगे तो माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा कितना बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा, तो 4x लिखोगे। फिर माइनस करोगे तो माइनस और ये प्लस, सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, क्या बच जाएगा 3x प्लस 2, इसको नीचे ले आएंगे प्लस का 2। अब यहाँ पे कितना बनाना है बेटा, आप देख रहे हो 3x बनाना है, किसका बनाना है, प्लस का। तो यहाँ सर क्या करोगे आप, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 3 से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 3x, और वहां कराओगे तो माइनस का कितना बन जाएगा 6। अब इसको माइनस करो बेटा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का बच्चा, तो ये से कट गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, क्वोशिएंट हो गया, और ये डिविडेंड हो गया, वो डिवाइजर हो गया। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने आपको पूरा चैप्टर जो था पॉलिनोमियल का कंप्लीट कराया। वीडियो काफी लेंदी हो गया लग रहा है, लेकिन आपका लेंदी कुछ भी हुआ हो, चैप्टर मैंने पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है पॉलिनोमियल्स। अब इसको पूरा लगा लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कल की क्लास में पॉलिनोमियल का छोटा वीडियो रखेंगे, कल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपने पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। आपको काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
क्योंकि जिससे कि हम वीडियो जो अगला आएगा और उसमें तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा सर ने कौन सा क्लास कराई है, कौन सी वीडियो है और किस चीज का है। ठीक है, ये कराएंगे। कल से मेरी 2 क्लासेस होंगी, 2 कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस कराऊं, एक 9th का और एक 10th का। ICSE बोर्ड का भी मैं इसी में कराऊंगा। ठीक बच्चा, तो आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास अपना इस योगदान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं।